ठीक है, जान ही रहे हैं नातेदारी की सबसे बड़ी भूमिका क्या है हमारे विवाह और परिवार। परिवार का विस्तार दरअसल नातेदारी का ही विस्तार है। परिवार, दुनिया में हमको जो इतने टाइप के परिवार दिखाई देते, कोई मातृ सत्तात्मक, कोई पितृ सत्तात्मक परिवार, कोई मातुल स्थानीय परिवार, कोई अलग टाइप का नव स्थानीय परिवार, ये सब क्या है दरअसल नातेदारी के प्रकार ही हैं कि किस टाइप की नातेदारी को तुम्हारे यहाँ महत्ता दी जाती है। माता पक्ष के रिश्तेदारों को महत्ता दी जा रही है तो मातृवंशी हो गया, पिता पक्ष के रिश्तेदारों को महत्व दिया जा रहा है पितृवंशी नातेदारी हो गया। तो परिवार का जो प्रकार है वो दरअसल नातेदारी का ही एक प्रकार है। तो नातेदार की सबसे बड़ी भूमिका है कि आपके विवाह और परिवार का निर्धारण करते हैं दोनों चीज। दूसरा पॉइंट लिखो, वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। देखो, नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। परिवार, वंश, गोत्र नातेदारी के ही विस्तृत रूप हैं। परिवार, वंश, गोत्र नातेदारी के ही या नातेदारी के ही विस्तृत रूप हैं। विस्तृत रूप हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों को होगा? एक व्यक्ति संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह नातेदारी के आधार पर ही तय होगा। नातेदारी के आधार पर तय होगा। देखो, दोनों चीज है, आपका वंश उत्तराधिकारी और पदाधिकारी। भाई, आपको संपत्ति कैसे मिलेगी? तो आप किसी के नातेदार हो गए ना, उनका दादा की संपत्ति में हमारा अधिकार है, पिताजी की संपत्ति में अधिकार, पैतृक संपत्ति है हमारी, पीढ़ियों से चली आ रही हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार कैसे तय होगा? इसलिए देखो, नातेदारी का सबसे पहले अध्ययन वकीलों द्वारा किया गया है, क्योंकि संपत्ति का जब हस्तांतरण होगा तो कैसे होगा, तय करना पड़ेगा ना कि मातृवंशी परिवारों में देना है, पितृवंशी किसका क्या है, तो ये नातेदार। दूसरा क्या है कि व्यक्ति अतीत में अपनी जड़ों को खोजता है कि हम किस परिवार से संबंधित हैं। और हर व्यक्ति, देखो ज्यादातर व्यक्ति अपने आप को क्या है, भूतकाल की उन्नति की महान परंपरा से जोड़ते हैं।
आपको हर व्यक्ति दिखाई देगा कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हर व्यक्ति राजा के वंशज से जोड़ेगा, कोई कहेगा कि हम बुद्ध के वंशज हैं, जाति श्रेष्ठता। तो उसको ये पता चलता है ना कि यार मेरा, मैं कोई इतिहास विहीन व्यक्ति नहीं हो, मेरा भी एक ग्लोरीफाई इतिहास है। तो नातेदारी व्यवस्था का ये भी एक रोल है कि व्यक्ति अपने आप को पुराने, उनने कहा कि महान लोगों से जोड़ता है और उनको अपना नातेदार बताता है कि हम फलाने के वंशज हैं, हम ढिकाने के वंशज हैं। इससे उसको प्राइड फील होता है ना, गर्व का अनुभव करता है कि अरे मैं कोई हल्का पल्का नहीं हूँ, महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। भले जेब में उनने का कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनने कहा कि व्यक्ति को गर्व फील तो करा ही देता है। साइकिल से चल रहा है, सोचेगा कि जय महाराणा प्रताप का घोड़ा है, उसी को मैं चला रहा हूँ। तो वो जो एक भाव रहता है, वही वंश, उत्तराधिकारी, पदाधिकारी का निर्धारण और व्यक्ति को अपने इतिहास का ज्ञान। अगला पॉइंट लिखना, आर्थिक हितों की सुरक्षा। आर्थिक हितों की सुरक्षा। देखो, नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बल्कि द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक व्यक्ति को संकट के समय परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता होती है, संकट के समय परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह अपने नातेदारों की, तो वह अपने नातेदारी समूह की ओर सहायता के लिए निहारता है। तो वह अपने नातेदारी समूह के समूह की ओर सहायता के लिए निहारता है। इस प्रकार आर्थिक संकट के समय नातेदार ही एक व्यक्ति को शरण देते हैं एवं उसकी सहायता करते हैं। नातेदार ही एक व्यक्ति को शरण देते हैं एवं उसकी सहायता करते हैं। ठीक है ना, समझ ही रहे हो तुम कि जब व्यक्ति को मदद की जरूरत, उसके जीवन में संकट हो, कोई जरूरी नहीं आर्थिक सांस्कृतिक मोर्चों पे भी मदद ली जाती है। अब उसको पैसे की जरूरत है और परिवार के किसी सदस्य से मांग नहीं सकता, तो वो सबसे पहले किसके मांगेगा? अपने रिश्तेदार से मांगेगा। चाचा से मांगेगा, मामा से मांगेगा, बुआ से मांगेगा, फूफा से मांगेगा, भाई है, कजिन्स है, नाना है, नानी है, जो भी विस्तृत नातेदारी परंपरा है उसमें मांगेगा। और इसमें भी अब समाजशास्त्र तो ये कह रहा है कि इसमें भी क्या है, ब्लड रिलेटिव्स ज्यादा मदद करते हैं वैवाहिक संबंधियों की जगह। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग, उनने कहा कि अपने वैवाहिक संबंधियों से अधिक मदद तो ले लेते हैं ना, ब्लड रिलेटिव से मदद नहीं ले पाते हैं। और देखो, पहले ही बताया कि ये आदिम और सरल और पिछड़े समाजों में नातेदारी संबंध ज्यादा मजबूत है। जैसे जैसे आप समाज, अब जैसे हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं, तो खुद देख रहे हैं ना कि तुमको यदि कुछ मदद की जरूरत है, तुम अपने दोस्त से बोल दोगे, नातेदारों से नहीं बोलोगे। यहाँ तो नातेदार दुश्मन है,
पैसे तो देगा नहीं और चार बात और सुनाएगा। इसलिए व्यक्ति अपने नातेदार से मदद नहीं लेता, अपने दोस्तों से मदद ले लेता है। मॉडर्न सोसाइटी का लक्षण है। दोस्त दोस्त नातेदार के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। लेकिन अभी नातेदार के संदर्भ में लिख रहे तो आप समझ सकते हो कि लोग अपने दो रिश्तेदारों से ही मदद लेते हैं। अगला पॉइंट लिखो, सामाजिक दायित्व का निर्वाह। सामाजिक दायित्व का निर्वाह। देखो, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा के लिए, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए निशुल्क सेवाएं देता है। रिश्तेदार एक नैसर्गिक परामर्शदाता होता है। रिश्तेदार एक नैसर्गिक परामर्शदाता होता है। वह कठिन परिस्थितियों में एक सहायक के रूप में होता है। रिश्तेदार मिलजुल कर बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। समझ रहे ना? अब भले हमको बुराई लग रही है, रिश्तेदारी हमारी मेन समस्या है, नैसर्गिक परामर्शदाता है, यही समस्या है कि क्यों दे रहा है इतना ज्ञान। कोई रोज फोन कर रहा है मम्मी पापा को, शादी कर दो मूड़ी की, कब तक पढ़ेगी, रिश्ते भेज रहा है, तो तुम्हारे लिए तो वो जहर है, लेकिन एक टाइप से वो भूमिका निभा रहा है। मतलब जिस काम के लिए तुमको बाहर से पैसा, जैसे उन्होंने कहा कि कोई लड़की है, वो नौकरी पे जाती, उसका बच्चा है, अब वो तो नौकरी पे गई, बच्चा कौन संभालेगा? बच्चा उनने कहा कि नानी को पकड़ा दिए, दादी को पकड़ा दिए। तो ये भी तो काम हो रहा है ना। यदि इसके बदले यदि वो कोई वो मैड रखती है, बाई रखती है, आया रखती है, तो उसको पैसे देना पड़ेगा। निःशुल्क काम हो रहा है। घर की महिलाएं मिलकर छोटे मोटे फंक्शन का खाना तो वैसे ही बना लेती है। उनने कहा यार 50 लोग का खाना बन रहा, तो उनने कहा कि दो मौसी को फोन कर दिया, बुआ को फोन कर दिया, चाची को फोन कर दिया, आ गए और सबने मिलकर खाना बना लिया। कृषि कार्य में मदद कर देते थे। तो रिश्तेदार एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वही हमने क्या लिखा है कि सामाजिक दायित्व का निर्वाह, सोशल। शादी करना है तो उन्होंने कहा यार अकेले कैसे इतनी बड़ी शादी करेंगे, लड़की की शादी करना है, बारात का स्वागत करना है, इतने सारे काम होते हैं, तो कैसे करेंगे? फोन करता अपने रिश्तेदारों को, क्या जाओ यार मदद, मिलजुल के करेंगे। तो मिलजुल के वो शादी ब्याह कर लेते हैं। और भी बहुत सारी, कि घर में कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, तो रिश्तेदार आके मदद कर, आर्थिक मदद भी करते हैं और भावनात्मक मदद भी करते हैं। मतलब भले ना करते हो, लेकिन है तो भूमिका उनकी। अच्छे बुरे तो सब जगह ही होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, मानसिक संतोष। देखो, नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने आप को नातेदार विहीन व्यक्ति अपने को, ऐसा लिखना, नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को प्रतिष्ठाहीन
निकृष्ट एवं मृत व्यक्ति के समान ही मानता है। प्रतिष्ठा विहीन, निकृष्ट एवं मृत व्यक्ति के समान मानता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है। नातेदारों के बीच अपने को पाकर एक व्यक्ति, नातेदारों के बीच अपने को पाकर एक व्यक्ति अपार मानवीय आनंद, प्रसन्नता, नातेदारों के बीच अपने को पाकर एक व्यक्ति अपार मानवीय आनंद, प्रसन्नता प्रसन्नता और संतोष महसूस करता है। समझ रहे हैं? मानसिक संतोष रिश्तेदारों के बीच में व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन देता है। इसलिए तो व्यक्ति क्या है, रिश्तेदारों के बीच ही अपना घर बनाता, उन्हीं के बीच उठता बैठता है, सार्वजनिक फंक्शन उनके साथ करता है। उसको एक मानसिक संतोष मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी है और वो ये सब हम सब मिलके कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है ना कि भाई यदि किसी व्यक्ति का कोई नातेदार नहीं होगा, देखो ये सबसे मेन बिंदु है नातेदारी का। उसको अभी अपन नेगेटिव एस्पेक्ट में देखेंगे, अभी केवल दिमाग में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो नातेदारों का। मतलब बुरे बुरे नातेदार का ख्याल मत लाना दिमाग में, अच्छे नातेदारों का ख्याल आना लाना तो आपको अच्छा लगेगा। भाई अरस्तु ने बहुत पहले कह दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी। तो जब वो कह रहा है कि सामाजिक प्राणी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, मनुष्य अपनों के बीच रहता है, अपनों के बीच। जैसे सामान्य सा सवाल पूछा जाता है कि कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी जगह बुरी है, तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है, तुम्हें कहाँ बुरा लगता है। तो देखो भले तुम अच्छे बुरे को फैसला करते हो कि यार शहर अच्छा है, उन्होंने कहा इंदौर में रह रहा है, इंदौर ज्यादा अच्छा है, गांव में तो कुछ भी नहीं है। जगह अच्छी और बुरी नहीं होती है, अच्छे बुरे आपके क्या है, आसपास। यदि आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहां पे आपको कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है, आपको वो जगह कभी अच्छी नहीं लगेगी। आपके परिचित होना चाहिए, व्यक्ति को जाने ना। व्यक्ति कुछ जैसे व्यक्ति कुछ पा रहा है तो किसी को तो बताए। अब कोई बताने वाला नहीं होगा तो उसका जीवन कैसा रहेगा, नीरस। ऐसा लगेगा कि मैं तो मर ही गया, कोई नहीं बचा इस दुनिया में मेरा। तुमको एक ऐसी जगह का राजा बना दे जहां तुमको कोई नहीं जान रहा, कुछ भी नहीं, तुम्हारे कोई कुछ भी नहीं, तो तुमको वहां पे भी मजा नहीं आएगा। मजा तो अपनों के बीच आता है। अपनों का मतलब यहाँ पर नातेदार से। अगला पॉइंट लिखना, मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार। मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार। देखो नातेदारी के अध्ययन के आधार पर ही सामाजिक संरचना को समझा जाता है।
समाज एवं सामाजिक संस्थाओं का विकास नातेदारी अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। समाज एवं सामाजिक संस्थाओं का विकास नातेदारी अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। देखो, हम मानव शास्त्रीय अध्ययन मतलब क्या है कि जितने भी प्रारंभिक मानव शास्त्रीय अध्ययन के नातेदारी संरचना के अध्ययन से हमको विवाह, परिवार, सामाजिक संस्थाओं सबकी जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे मानव शास्त्रीय अध्ययन है जिसके नातेदारी के अध्ययन के माध्यम से बहुत सारी गहन जानकारियां हमको निकल कर आई। इसलिए नातेदारी संरचना, किसी भी समाज को आपको समझना है तो वहां पे नातेदारी का अध्ययन बहुत जरूरी है। तब तो पता चलता है ना, आप अमेरिकन समाज की नातेदारी व्यवस्था अलग है, भारतीय समाज की अलग। पता चलता है ना कि वो मातृवंशीय है कि पितृवंशीय है, उस हिसाब पे अध्ययन किया जाएगा। वहां पे ब्लड रिलेटिव्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि वैवाहिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है, परिवार की संरचना कैसी है, इस टाइप से। जब नातेदारी का अध्ययन करते हैं ना, तभी हमको समाज का वास्तविक पता चलता है। अब देखो, ये तो हमने जो नातेदारी देखी, इस नातेदारी की एक रोल पढ़ा है सामाजिक संरचना में, और उसका एक बहुत पॉजिटिव रोल है। लेकिन देखो, पहले ही याद रखना शब्द क्या बताया है कि आदिम और सरल समाजों में नातेदारी व्यवस्था बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति का सब कुछ नातेदारी से तय होता है। आज भी गांव में व्यक्ति का सब कुछ नातेदारी से तय होता है। विवाह, उसके दोस्त भाई, सब कुछ उसका नातेदारों के बीच ही है। उसका उठना बैठना सब कुछ नातेदारों के बीच में ही है। लेकिन जैसे जैसे समाज में मॉडर्निटी आती है, नातेदारी का महत्व कम होते जाता है। भाई पहले ही बताया, संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार क्या है? आपके परिवार का ही विस्तृत रूप है, मतलब नातेदारी का ही विस्तार है ना। जब संयुक्त परिवार है तो स्वाभाविक सी बात है, संयुक्त परिवार है तो नातेदार भी बहुत ज्यादा होंगे। अब परिवार एकल हो गया, पति पत्नी अबाहित बच्चे, इसके अलावा किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। नातेदार जो काम करते थे वो काम क्या है, अब बाजार में पैसे के माध्यम से होने लगा है। लोग पैसा कमाते हैं और वो उससे कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवाह करना है तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, आजकल इवेंट मैनेजर आ गए, कंपनियां हो गई हैं, पैसे दो हर चीज आपको उपलब्ध करा देगी, नातेदारों की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। लेकिन देखो, नातेदारी का महत्व हमने जो बताया, मानसिक संतोष जिसको हम कह रहे हैं, और आपको उदाहरण दिया अरस्तु जब कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो सामाजिक प्राणी का मतलब ये कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। मनुष्य को जीवन जीने के लिए क्या है, लोग चाहिए। व्यक्ति एकाकी जीवन नहीं जी सकता। हिमालय पे जाके तपस्या जरूर कर सकता है, लेकिन सोशल रूप से वो नहीं रह सकता, उसको चाहिए। अब भले देखो क्या है कि आप देखोगे कि आपके जीवन में नातेदारों की भूमिका बहुत कम है। जैसे हमने अभी एक पॉइंट लिखा था कि सामाजिक दायित्व, कि नातेदार नैसर्गिक सलाहकार होता है। आप अपने नातेदार से नहीं पूछ रहे कि मेरे को तैयारी करना चाहिए, उससे तो छुपा रहे हो क्योंकि वो अड़ंगा अड़ा देगा। लेकिन आपने जो नातेदार है, आपके जीवन में नातेदार को रिप्लेस करके दोस्त, ये तो है ना। ऐसा तो कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, ना तो मेरा कोई नातेदार है, मेरा कोई दोस्त, फिर बचा क्या तेरे जीवन में। तो दोस्त ही हमारा नातेदार हो गया। वो हम उससे सलाह ले रहे, भले उसकी सलाह गोबर हो, लेकिन हमको उस पर भरोसा है, हम उससे हर काम में सलाह ले रहे हैं, वो हमारे हर काम में साथ है। मतलब जो जो रोल नातेदार का लिखा ना, वो इसने रिप्लेस कर दिया। तो मॉडर्न सोसाइटी में दरअसल क्या है, इस टाइप के रिलेशन होते हैं। नातेदार, और नातेदारों में भी देखो पहले ही बताया क्या, ब्लड रिलेटिव्स ज्यादा मेन रोल निभाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, ब्लड रिलेटिव्स की जगह क्या है, वैवाहिक संबंध ज्यादा महत्व निभा रहे हैं। कि कोई व्यक्ति है, वो अपने भाई से मदद लेने की अपेक्षा अपने साले से मदद लेगा, कॉमन ट्रेंड है। तो देखो, ये तो नातेदारी के हमने सामान्य महत्व देखे हैं, लेकिन नातेदारी के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स, हालांकि हमको नहीं लिखना है, आंसर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ कि कभी गलती से पूछ लिया कि नातेदारी की डिमेरिट्स। तो देखो, जैसे हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था कि हमारे विवाह एवं परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था हमारे विवाह का क्षेत्र निर्धारित करती है। हम किससे विवाह करेंगे, किससे विवाह नहीं कर सकते, विवाह में कौन कौन से चोचले करने हैं, हमको सब हमारी नातेदारी से व्यवस्था ही तय करती है। तो एक दृष्टि से तो ये, इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन कमी है। क्यों? क्योंकि नातेदारी क्या है, आपके विवाह के क्षेत्र, अधिमान्यता,
मान्यता निषेध इनको तय कर दी थी। अधिमान्यता समझ रहे ना, किसको प्रेफरेंस देंगे। जैसे कल ही बताया दक्षिण भारत में बड़ी बहन की लड़की, इसको महत्ता दी जाएगी, इसको अधिमान्यता दी जाएगी कि यदि बड़ी बहन की लड़की है तो उससे पहले विवाह होगा, बाद में दूसरी लड़की। तो अधिमान्यता, मान्यता निषेध, किससे नहीं करना है, ये सब कुछ। तो दरअसल क्या है कि नातेदारी सिस्टम हमारा फोकस तय कर देता है। अब भले नातेदारी व्यवस्था आप इसको इस रूप में कह सकते हो कि जाति व्यवस्था के रूप में, कि हमको सीमित कर दिया है कि हमको अनिवार्य रूप से अपनी जाति में ही विवाह करना है। तो जाति भी तो दरअसल क्या है, नातेदारी का एक विस्तृत रूप है। कहीं ना कहीं सब अपने आप को एक ही जाति या उपजाति के अंतर विभाजित कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग है, जाति व्यवस्था अलग है, नातेदारी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, नातेदारी व्यवस्था ही हमारे विवाह के क्षेत्र को तय कर रही है। हम विवाह करेंगे तो हमको कुछ पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रखना है, किसी को अधिमान्यता देनी है, प्रेफरेंस देनी है हमको। अब हमारे पास विकल्प नहीं है और हम मजबूर हैं नातेदारी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। ठीक है ना। तो अब जैसे आपको विवाह करना है, तो विवाह करने के लिए आप, हो सकता है पूरा समाज आपके सामने ओपन है, जो आपको अच्छा लगे उससे विवाह कर लो, लेकिन नातेदारी व्यवस्था ने आपको क्या है, संकुचित कर दिया है। आपके पास कोई विकल्प बचा नहीं। तो एक तो ये समस्या है कि हमारे क्या है, विकल्पों को सीमित कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये तो विवाह के संदर्भ में। दूसरी बात देखो, परिवार के, विवाह से ही जुड़ी है, परिवार से ही जुड़ी है। जैसे कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है ना। अब देखो, इसके हम नातेदार, इसकी माता है, पिता, भाई, बहन, मामा, मामी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, और जो रिश्तेदार हो सकते हैं आप सबको लिखो। सब जो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके सारे कजिन्स, मामा पक्ष और चाचा पक्ष, मौसी पक्ष, बुआ पक्ष, इतने रिश्तेदार होते हैं। अब आप खुद सोचो, इन रिश्तेदारों में से किसका चयन आपने किया है। इन रिश्तेदारों में से किसका चयन आपने किया है। सवाल है, किसी का चयन हमने नहीं किया। हम पैदा हुए, हमारी थोड़ी कोई उपलब्धि थी कि हम कहाँ पैदा हो गए, तो हम पैदा हो गए, हमारे को हमारे माँ बाप मिल गए। जिस घर में पैदा हुए उसी घर में हमारे भाई बहन मिल गए। और फिर क्या है, चूंकि हम हमारे माता पिता से आए हैं, तो माता पिता के रिलेटिव्स हमारे रिलेटिव्स हो गए। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। हमारा चाचा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने उसका चयन नहीं किया। हम केवल अपने क्या है, विवाह संबंधी, या इसको ऐसा कह सकते हैं, पति या पत्नी का ही चयन हम कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन में केवल एक रिश्ते के चयन का अधिकार दिया है, ये प्राकृतिक रूप से केवल क्या है, पति। अब वो बात एक अलग है कि आप किसी को भाई बना लो, किसी को बहन बना लो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। गोद ले लिए किसी को, जबरन लद गए किसी पे, चाचा चाचा कहने लगे, वो बात की बात है। ये अपन एक स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति केवल जीवन में क्या है, या तो अपने पति या पत्नी का ही चयन कर सकता है, इसके अलावा किसी रिश्तेदार का चयन करने का उसको अधिकार नहीं है। हमारी नातेदारी व्यवस्था हमारे इस एकमात्र जो चयन है इसको भी खत्म कर देती है। नहीं, ये भी तुम चयन नहीं करोगे, ये भी कौन चयन करेगा, नातेदारी। नातेदारी मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए लड़का देख के रखा है, अच्छा है, उससे ही करना है तुमको। मामा ने देख के रखा है, बुआ ने देख के रखा है, आपके पास विकल्प ही नहीं है, घर वालों का दबाव करना ही है, अच्छा है। अब क्या कर लोगे आप, जबकि आप क्या कहोगे कि मेरे चयन का। अब देखो, इसको ऐसे नहीं समझ सकते हो, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि यदि आपके अपने दोस्तों का चयन भी आपके नातेदार करेंगे तो आपका जीवन कितना नरक होगा। आप अपने दोस्तों का चयन अपने हिसाब से करते हैं ना, कि आप स्कूल गए, स्कूल में 50 लोग हैं, 50 लोग से तो दोस्ती नहीं होती, दोस्ती तो दो चार लोगों से होती है। वो दो चार का जो ग्रुप है उसका चयन किसने किया, आपने चयन किया। लेकिन मान लो इसकी जगह ऐसा हो जाए कि स्कूल में 50 लोग हैं, लेकिन 50 लोग में से फलाने व्यक्ति से तुमको दोस्ती करनी है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे चाचा ने फोन करके बोला कि वो लड़का अच्छा, केवल उससे दोस्ती रखो, किसी अन्य से नहीं रखोगे। अब वो तुम्हें पसंद हो नहीं पसंद हो, उससे कोई फर्क नहीं, तो फिर वो दोस्त तो कोई दोस्त होगा नहीं, सेम है। तो नातेदार हमारे पास जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चयन की स्वतंत्रता है उसको सीमित कर देता है।
उसको सीमित कर देता है, और समाज जितना पिछड़ा होगा वो उतना ज्यादा डोमिनेट करके अपनी विचारधारा को थोप देगा। अधिमान्यता की भी बात है और निषेधों की भी बात है। एक तो ये समस्या है नातेदारी व्यवस्था की। दूसरी समस्या सुनो भाई, एक व्यक्ति है, उसके 50 नातेदार हैं। अब वो व्यक्ति किसी उच्च पद पर है। अब आप कोई ऑफिसर बन गए हो, किसी कंपनी में उच्च पद पर हो, चाचा का फोन आ गया कि मेरे लड़का नालायक, इसको नौकरी लगा देना। अब आपके सामने आप चयन करता हो, एक योग्य व्यक्ति बैठा और एक नालायक आपका चाचा का लड़का बैठा है। आप संकट की स्थिति में हो। आप यदि नातेदारी व्यवस्था को बहुत ज्यादा महत्व देते हो तो आप किसके चाचा के लड़के का चयन कर लोगे कि नहीं यार, चाचा तो मेरे जीवन में सब कुछ है, मैंने समाजशास्त्र में पढ़ा है नातेदारी व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो नातेदारी व्यवस्था क्या है, भाई भतीजा बात को प्रमोट करती है। भाई भतीजा बात, फिर वो भ्रष्टाचार, अलग दिशा में कहानी चली जाती है। योग, जबकि आधुनिक समाज में क्या है, योग्यता को महत्व दिया जाता है। लेकिन नातेदारी व्यवस्था में क्या है, योग्यता की जगह क्या है, नातेदारी, रक्त संबंधों को बहुत महत्ता दी जा रही है। रक्त संबंधों का, विवाह संबंधों को महत्ता दी जा रही है। पत्नी है, पत्नी का भाई है, भाई का लड़का है, उसको तो व्यक्ति क्या है, परेशान होता है। ये एक बहुत बड़ी कमी है नातेदारी व्यवस्था की। दूसरी बात, हमने जो लिखा है कि आर्थिक आर्थिक हित की सुरक्षा, लेकिन वर्तमान समय में ये भी खत्म खत्म है। पैसे की जहां बात आती है, सारे रिश्तेदार हाथ खड़े कर देते हैं। शादी करना है, रिश्तेदारों से यदि थोड़े बहुत पैसे मांग लो तो रिश्तेदार ज्ञान देने लगे कि जितने पैसे उतने में शादी करो, मंदिर से कर लो शादी, खाना देने की क्या जरूरत है, ऐसा करो वैसा करो, पैसे कोई नहीं देगा। इससे अच्छा व्यक्ति क्या कहेगा, अपने दोस्तों से मदद लो। वो देखो, दोस्त भी एक टाइप का नातेदार है। समाजशास्त्र उसको नातेदार नहीं मान रहा है, क्यों? क्योंकि नातेदार में हम केवल किसको में लेते हैं, ब्लड रिलेटिव और व्यवहार रिलेटिव। दोस्त तो आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कई मुद्दों पर रिश्तेदारों से ज्यादा मदद दोस्त लोग कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। तो आर्थिक पक्ष भी अब बचा नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता। सब पैसे के धेले में मदद की बात आती, सब पीछे हट जाते हैं। और तो और जो हमने लिखा, मानसिक संतोष, आज के समय में तो उल्टा है। सारा संताप ही रिश्तेदार दे रहे हैं। सारी मानसिक परेशानी का कारण ही रिश्तेदार है। दुनिया को कोई मतलब नहीं है, रिश्तेदारों को ही मतलब है। यार लड़की की उम्र 27 साल हो गई, रोज मम्मी पापा को फोन कर रही मौसी की 27 साल की हो गई, कब तक शादी करोगे उसकी, मैंने लड़का देख लिया, नौकरी वाला नहीं मिल रहा, तुम तो किसी से भी कर दो, कब तक पढ़ाओगे, नहीं लग रही नौकरी, भगाओ उसको, तुम तो ब्याह करो उसका। लड़के के संदर्भ लड़की तो मतलब मानसिक संताप। फेल हो गए तो रिश्तेदार फोन कर रहे हैं कि फिर से फेल हो गए, पिछले बार भी तो फेल हुए थे, कब तक फेल हो गए, फलाने का लड़का तो पास हो गया। जहर घोल रहे जीवन में। तो वो जो एक मानसिक संतुष्टि है वो भी खत्म ही है। तो मतलब देखो क्या है ना कि समय के साथ रिश्तेदारी का महत्व कम हुआ है। आदिम समाजों में ज्यादा था, मॉडर्न सोसाइटी में कम है। लेकिन याद रखना, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। नातेदारों का महत्व कम हुआ तो दोस्तों का महत्व बढ़ गया। किसका महत्व बढ़ गया? दोस्तों का महत्व, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। यदि व्यक्ति अकेला रह ले तो फिर बात ही क्या बची, फिर तो सामाजिक प्राणी क्या है, वो तो फिर हिमालय पे चले जाए, अकेला रहना है उसको। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, व्यक्ति अपने परिचितों के बीच रहता है। तो नातेदारों को खत्म कर ले रहा है तो अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना ले रहा है, उन्हीं के बीच उठ रहा बैठ रहा है, उन्हीं के साथ जा रहा, सुख दुख सब उसके साथ है। तो रिप्लेस कर दिया है दोस्ती ने। और अब धीरे धीरे क्या है, सब चीज को बाजार रिप्लेस कर रहा है। अब दोस्तों को भी जरूरत नहीं, उनका मार्केट में व्यवस्था है, दोस्त मिल जाएंगे, किराए से दोस्त मिल रहे हैं, जो भी है। तो थोड़ा सा क्या है, नातेदारी की कुछ हानियां भी हैं। जो समाज नातेदारी व्यवस्था को बहुत ज्यादा जकड़ के रखेगा, वहां पे योग्यता को महत्ता कम, बहुत कम दी जाएगी। बहुत कम योग्यता को महत्व दिया जाएगा। कि महत्व किसको दिया जाएगा? नातेदारों को। वही योग्य से कोई मतलब नहीं है, नातेदार। तो वही कह रहे हैं कि नातेदारी क्या है, भाई भतीजावाद और इन सब चीजों को अधिक प्रमोट करती है। ठीक है ना। उत्तराधिकारी की भी जहां तक बात है, संपत्ति का हस्तांतरण की, पैतृक संपत्ति मिलती है। अब नई डिबेट शुरू हो गई है, उत्तराधिकारी कर, इनहेरिटेंट टैक्स। इनहेरिटेंट टैक्स पश्चिम के बहुत सारे देशों में है, 5% है, कहीं 7% है, कहीं 10% है, कहीं 50% है।
और वो हालांकि आम आदमी के लिए नहीं होता है, वो पश्चिम के जिन देशों में है वहां पर ये है ना कि यदि कोई उद्योगपति है जिसकी 100 उद्योगपति या कोई हो, $100 मिलियन, ये इतनी संपत्ति यदि है, और ये संपत्ति वो अपने उत्तराधिकार को ट्रांसफर कर रहा है, तो सरकार क्या कहेगी, इसमें हमको टैक्स चाहिए। आम आदमी की बात नहीं हो रही है, 100 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, इसमें टैक्स अब हर सरकार अलग अलग लेती है। कोई 10% ले रहा है, कोई 20%, कोई सरकार 50% ले रही है। क्यों? क्योंकि ये फिर क्या, समाज में असमानता को बढ़ाएगा कि एक व्यक्ति ने ठीक है अपने दम पर कमाया था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को कैसे मिल जाएगा, तो उसको थोड़ा सा सरकार को देना पड़ेगा। तो नातेदारी क्या व्यवस्था उत्तराधिकार को पूरा पूरा ट्रांसफर करती है। अब देखा जाए तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण ये बताती है कि व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संपत्ति जोड़ती है। तब तो भारत में भी ये डिबेट चालू हो